अच्छा सर, अब इसी डेफर्ड टैक्स विद रीवैल्यूएशन के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लेते हैं, जिसके अंदर हम ये भी सीख लेंगे कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट होगा तो वो कैसे केटर होगा, उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ऑल टुगेदर इन अ सिंगल एग्जांपल। सही जी, बहुत फोकस होकर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ने परचेज किया है प्लांट ऑन जनवरी 1, 2020 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500,000। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले आप सर एक एंट्री बना दें, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से भाई? 5 लाख रुपए से। ये आ गया। अच्छा जी, ये बन गई हमारी एंट्री कौन सी डेट पे सर? ये बनी है हमारी जनवरी 1, 2020 पे। हमने कहा ये यहाँ की एंट्री बन गई आपकी। अच्छा, फिर आपने सर टेक्निकली इसको डेप्रिशिएट किया होगा, तो सर आपने कहा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट हो गया क्रेडिट। यानी मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्टली एक ही अकाउंट बना रहे हैं, बुक वैल्यू वाला, दैट्स इट। एक्यूमुलेट का हिसाब किताब अलग नहीं कर रहे हम। सही है जी। तो हमने कहा कि भाई आपने टेक्निकली इसको 5 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ ऑफ प्लांट इज़ 5 ईयर्स और टैक्स अथॉरिटीज़ भी मुझे डिडक्शन देती है 5 सालों के ऊपर स्ट्रेट लाइन पे। हम में और टैक्स वाले में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। सही जी, टू मेक इट ईजी। तो हमने कहा सर ये वाली एंट्री मैंने बनाई होगी डेप्रिसिएशन की दिसंबर 31, 2020 पे। अच्छा, अब मुझे याद आया कि मेरा एसेट जो है मैं रखूँगा फेयर वैल्यू मॉडल पे, तो व्हाट आई नीड इज़ माई कैरिंग अमाउंट। तो मैंने कहा सर कैरिंग अमाउंट मेरी होगी दिस माइनस दिस। और मैंने कहा सर मेरी फेयर वैल्यू, अच्छा एक चीज़ पहले आगे जाने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि सर जो टैक्स रेट है वो 30% है। जो टैक्स रेट है वो क्या है भाई? 30% है। अच्छा, अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस साल में डेप्रिसिएशन का कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए भी 1 लाख का डेप्रिसिएशन, उसके लिए भी 1 लाख का डेप्रिसिएशन, नो फर्दर एडजस्टमेंट इन पीएनएल। तो मैंने कहा भाई जो अगर फर्दर एडजस्टमेंट कोई पीएनएल में है ही नहीं तो आप एक काम ये करें कि आप इसको भूल जाएं, क्योंकि आपका कोई डेफर्ड टैक्स राइज नहीं हो रहा है एज फार एज डेप्रिसिएशन इज कंसर्न। क्लियर है? क्योंकि दोनों में सेम है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। वरना क्या होता है, या तो हमारा ज़्यादा होता है या उसका ज़्यादा होता है, व्हाटसोएवर एडजस्टमेंट होकर डेफर्ड टैक्स बुक होता है। इस वाली एग्जाम्पल में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, हमने कहा साल के आखिर में जब आए तो हमने देखा हमारी जो फेयर वैल्यू है वो 520 है। सही है जी। तो हमने कहा कि सर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कैरिंग अमाउंट से मैं जितना भी ऊपर हूँगा, यानी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से, यानी वो अमाउंट जिस एसेट की होती, अगर ये कभी रीवैल्यू ना हुआ होता तो वो 4 लाख रुपए, क्योंकि 5 का आपने एसेट खरीदा, 1 का यूज़ कर लिया, इसके ऊपर जितना है वो सरप्लस है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक के डिफरेंस में आपने कहा आपके पास ये जो है सरप्लस फॉर द ईयर है। तो यानी आपने इसकी एंट्री क्या बनाई होगी? आपने इसकी एंट्री बनाई होगी पहले। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे। फर्स्ट वी विल डू अकाउंटिंग ऑफ IAS 16। सही जी, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। पहले हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? IAS 16 की, और देन उस पर उसके डेफर्ड टैक्सेशन के इम्पैक्ट देखेंगे। बस ये सीक्वेंस याद रखना, IAS 16 डेफर्ड टैक्स, IAS 16 डेफर्ड टैक्स, ये चीज़। और ग्रॉस बेसिस पे एंट्रीज होंगी, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ग्रॉस बेसिस। सही है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब मुझे पता लगा कि भाई मैंने प्लांट को कर दिया डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट। ग्रॉस बेसिस चलो आप याद रखिएगा, लिखता नहीं हूँ, कन्फ्यूजन होगी। मैंने कहा 1/20 से ये डेबिट हो गया। अच्छा, आपको याद आया, वैसे तो FAR 1 में यहाँ तक रुक के कहानी ख़त्म हो जाती थी और ये सरप्लस चला जाया करता था कहाँ पर? रीवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट में। बट अब आपने एक चीज़ करनी है, आपने कहा कि भाई ये जो मैंने गेन कमाया 1,20,000 रुपये का, इसके ऊपर मुझे टैक्स भी तो देना होगा, क्योंकि अकाउंटिंग के लिहाज से मैचिंग कॉन्सेप्ट में जिस साल का गेन है उसी साल में रिकॉर्ड होगा, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में रिकॉर्ड होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये रीवैल्यूएशन सरप्लस एक ग्रॉस गेन है? जो ऊपर पूरी एग्जांपल देके आया आपको पिछली क्लास के अंदर कि भाई ये गेन है, ये कहाँ बुक हुआ है सर? OCI में। तो इसका जो टैक्स है क्या मैं पीएनएल में पार्क करूँ? नहीं भाई, पीएनएल में कुछ है ही नहीं तो उस पर टैक्स भी नहीं लगना चाहिए। तो ये गेन OCI में, तो इसका टैक्स भी OCI से ही क्रिएट होगा। तो हमने कहा
रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI डेबिट 30 से, और मैंने कहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अच्छा अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, समझाऊं, सिखाऊं, आपको ये पता है ना, क्योंकि अभी ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट देख रहा आया था कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसलिए बुक हुई है, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसलिए बुक हुई है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसलिए बुक हुई है बिकॉज जब टैक्स वाला फ्यूचर में हमें 1,20,000 टैक्स करेगा तब हम इसे रिवर्स करके डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लेंगे। क्योंकि ऊपर मैंने पूरी आपको इलस्ट्रेशन बताई थी, पूरी मेरी जान मेरे बच्चों, हमने इलस्ट्रेशन सीखी है ऊपर कि लॉजिकली अगर मैं बात करूं लॉजिकली, तो मैंने आपको क्या सिखाया था ऊपर कि भाई आपने तो गेन आज बुक कर लिया ना, आपका एसेट गेन बुक होने के बाद आपकी कैरिंग अमाउंट इनहांस हो गई थी। आप जब आगे जाके इसको बेचेंगे तो आपके पास अकाउंटिंग में कोई गेन नहीं होगा, टैक्स वाला गेन मानेगा इसको, फिर उस पर टैक्स चार्ज करेगा। तो हम तो बोलेंगे हम तो पहले ही OCI में बुक कर चुके हैं, क्योंकि IAS 16 में रीवैल्यूड एसेट पे जो भी गेन होता है OCI में होता है, उसका डेफर्ड टैक्स भी है, टैक्स भी वही होना चाहिए। हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं, तो वी आर कीपिंग अ प्रॉक्सी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड वेटिंग फॉर द टाइम कि जब टैक्स वाला इस पर टैक्स लगाएगा उसको रिवर्स करके इनकम बुक कर लूँगा। बात क्लियर है? तो सर हमने ये यहाँ पे कंक्लूड कर लिया कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इसलिए बुक की है, जस्ट टू हैव अ रीकैप। चलें जी, हमने कहा ये हमने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। सर पहला साल जब ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अच्छा जी, इसको यूँ कर लेते हैं। अच्छा पहला साल ख़त्म हो गया, पहले साल के आखिर में हुआ क्या? सर पहले साल के आखिर में हुआ ये कि आपके पास जो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है वो इतने से क्रिएट हुआ, इतने से रिवर्स हुआ, सही जी। तो इतना बच गया। तो मैं उसको अगर टी अकाउंट की फॉर्म में आपको दिखाऊं, तो आपने कहा कि सर आपके पास रीवैल्यूएशन सरप्लस 2020 की बात करूं तो ओपनिंग था 0, सही जी। आपने कहा सरप्लस प्लांट की वजह से कितना आया था? आपने कहा सर 1,20, ये रीजन तो प्लांट है ना। और आपने कहा कि 1,20 का जब मैंने सरप्लस रिकॉर्ड किया तो मुझे याद आएगा मुझे इसके ऊपर टैक्स भी देना है। यार बहुत सुकून से समझना, ये मेरी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने बना दिया डेफर्ड टैक्स का अकाउंट, सही जी। क्या बना दिया? डेफर्ड टैक्स का अकाउंट। अच्छा मैंने कहा डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में कुछ भी नहीं है, बट हाँ वैसे मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की वजह से इंक्रीज होती थी। आज किस वजह से इंक्रीज हो रही है? OCI सेपरेटली पार्क किया मैंने। तो मैंने कहा कि भाई मैंने टेक्निकली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी टैक्स बुक किया इसके ऊपर 30% का, ये रहा 36,000, तो इसमें सरप्लस कम हो गया और OCI की वजह से मेरी लायबिलिटी इन्हांस हो गई। यानी अब मेरे पास क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बची हुई है कितनी? 36,000 रुपये की। यानी ये आपको ऑल टुगेदर ये चीज़ सिखा रही है मेरे बच्चों कि आपने 1,20,000 रुपये का गेन कमाया, पर वो गेन आपका पूरा गेन नहीं है, उसके ऊपर टैक्स भी देना है। तो आपने टेक्निकली क्या कहा कि मैंने गेन तो 1,20 का कमाया जिसमें से इतना टैक्स देना बाकी है, तो मेरा टोटलिटी में गेन कितना है? सर ये आ गया मेरे पास 84,000, ये क्लोजिंग सरप्लस आ गया और ये नेट ऑफ टैक्स है। तो आपके पास देखो इसके रिलेवेंट इक्वली लायबिलिटी भी मौजूद है। तो अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं मेरा बन जाएगा ग्रॉस गेन। बात समझ आ रही? देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, गेन है, हर गेन इक्विटी में आफ्टर टैक्स जाएगा। और ये भी लॉजिक बता दी कि लायबिलिटी क्यों रखी हुई है। यानी आपने सिंपल रखना, देखो लॉजिक तो बताना लाजमी, आपने सिंपल रखना है। गेन अगर OCI में जाएगा उसका टैक्स भी वहीं से बुक होगा, क्योंकि गेन OCI में उसका इंपैक्ट वहीं आना चाहिए। क्योंकि लॉजिक भी है ना कि जब गेन हुआ उसी पे उसकी टैक्सेशन उसी वक्त होनी चाहिए। टैक्स वाला जबकि आगे जाके टैक्स करे, तो लायबिलिटी रखी हुई इसलिए है कि रिवर्स करके अभी तुम खुद देखो, अगर ये मैं अगले दिन बेच दूं तो ये कितने का बिकेगा? सर 5,20 का बिकेगा। अकाउंटिंग में कोई गेन नहीं होगा, टैक्स में गेन होगा, करंट टैक्स आ जाएगा। मैं इस लायबिलिटी को रिवर्स करके खत्म कर दूंगा, इंपैक्ट 0 हो जाएगा और ये 84,000 उठा के रिटेन अर्निंग में फेंक दूंगा। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। खैर ये तो हो गया पहला साल, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट ईयर। हमने कहा नेक्स्ट ईयर, सही जी, नेक्स्ट ईयर जो हमारा है वो है 2021।
नेक्स्ट ईयर जो है बच्चों वो है हमारा 2021। अच्छा 2021 में मूव होते ही मैंने कहा ओपनिंग कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 520। सही है जी। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा रिमेनिंग लाइफ से, 4 ईयर्स से। या बहुत सुकून से समझना मेरे बच्चों, बहुत सुकून से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इधर मैंने कहा इसको 4 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। मैंने कहा कोई मसले वाली बात नहीं है। 2021 में हम एक एंट्री बुक करेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट क्रेडिट कितने से, 130 से। अब यहाँ पे रुक के सोचना, देखो जो एंट्री बनेगी उसका डेफर्ड टैक्स, जो एंट्री बनेगी उसका डेफर्ड टैक्स। अब यहाँ पे क्या ये अमाउंट पीएनएल को हिट की है, क्या ये अमाउंट पीएनएल में हिट हुई है? डेफिनेटली यस सर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे पीएनएल, ये सर पीएनएल में हिट हो गई। सही है जी। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप अपनी इनकम अपना पीएनएल ऑफर फॉर टैक्स करेंगे तो टैक्स वाला बोलेगा, बहुत सुकून से समझना है यहाँ पे, टैक्स वाला बोलेगा मेरी नज़र में अभी भी टैक्स ₹100,000 है, क्योंकि उसने कभी रीवैल्यूएशन को माना ही नहीं है। आपने कितना बुक किया हुआ है? 30,000 रुपये ज़्यादा बुक किया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने जो 30,000 रुपये ज़्यादा बुक किया हुआ है वो आपकी फेयर वैल्यूएशन की वजह से था ना, फेयर वैल्यूएशन की वजह से था ना। तो खैर ऑल टुगेदर प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों, ऑल टुगेदर आपको टैक्स वाला कहेगा कि भाई मैं आपके इस 30,000 रुपये के, प्लीज़ सुनना ये बहुत अहम बात कहने वाला हूँ, ये पंच लाइन होगी इसकी। टैक्स वाला कहेगा कि मैं आपके इस 30,000 रुपये के एक्सपेंस को नहीं मान रहा, मैं आपके इस 30,000 रुपये के एक्सपेंस को नहीं मान रहा। टैक्स वाला ₹30,000 ऐड बैक करवा देगा, मीन्स डिडक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो रीवैल्यूएशन को मानता ही नहीं है भाई। क्यों बिला वजह आप ज़्यादा होशियारी करके बैठे हैं? वो तो वो मानता है जो आपकी जेब से कॉस्ट लगी और वो जो यूज़ होती जा रही है। ये सरप्लस की वजह से आपका ज़्यादा आया था ना। खैर जब टैक्स वाला 30,000 रुपये ऐड बैक करवा देगा तो आपकी टैक्सेबल इनकम 30,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी, तो करंट टैक्स भी ज़्यादा आ जाएगा। तो आपकी आज दूसरी वजह बताने लगा हूँ कि जो आपका गेन है टेक्निकली 1,20,000 रुपये का, बात समझिएगा, जो आपका ग्रॉस गेन था ना 1,20,000 रुपये का, उसका एक हिस्सा अगर मैं सिंपली 1,20,000 को 4 ईयर्स से डिवाइड करूँ, सही जी, तो आप अगर देखें 4 ईयर्स से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना आ रहा है? 30 ही आ रहा है ना। तो टेक्निकली क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि भाई ये जो आपके पास आज टैक्स वाला 30,000 रुपये ऐड कर रहा है वो आपको डिडक्शन क्लेम करने से रोक रहा है, उस पर करंट टैक्स इंक्रीज हो रहा है। जबकि भाई करंट टैक्स ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये गेन तो मैं ओसीआई में रिकॉर्ड कर चुका था, आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई है ना। अब एक बात समझे, मैं बहुत की पॉइंट कह रहा हूँ। टेक्निकली स्पीकिंग अब टैक्स वाला इस गेन को, बहुत सुकून से समझना, अब टैक्स वाला इस गेन को डिस्पोजल पे नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन की अलाउंस ना देकर टैक्स कर रहा है। इसको यूँ समझें। अब ये फिर टेक्निकल बात की है मैंने बड़ी आप लोगों से, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्निकली स्पीकिंग। अब टैक्स वाला कर क्या रहा है मेरी जान? टेक्निकली स्पीकिंग अब टैक्स वाला इस गेन को डिस्पोजल पे टैक्स नहीं कर रहा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चों, ये टैक्स वाला इस गेन को डिस्पोजल पे टैक्स नहीं कर रहा है। टैक्स वाला बोल रहा है बाबू अब आ जाओ। टैक्स वाला कह रहा है कि आपने जो 30,000 रुपये का ज़्यादा डेप्रिसिएशन बुक किया है, मैं उसकी सेविंग दे ही नहीं रहा, इस पर मुझे टैक्स दो। तो टेक्निकली ये पूरे 1,20,000 रुपये में से एक चंक टैक्स हो गया। पर क्या वो चंक जो टैक्स हुआ है, क्या वो जेन्युइन टैक्सेशन है या रीवैल्यूएशन वाली है? सर रीवैल्यूएशन वाली है। तो इसीलिए तो आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी हुई थी, वही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके आप डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करोगे। पर एज फार एज शॉर्टकट इज कंसर्न, 30,000 रुपये जब उसने ऐड बैक करवाया तो इस 30,000 रुपये से टैक्सेबल इनकम हो गई ज़्यादा, टैक्स भी हो गया ज़्यादा।
अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो यहाँ से अकाउंटिंग टैक्स पे पहुँचने के लिए इन ऑर्डर टू क्लेम द सेविंग आप क्या बुक करेंगे, डेफर्ड टैक्स इनकम। बट इन एक्चुअल वो आप पुरानी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो खरी हुई थी उसको रिवर्स कर रहे होंगे। क्यों रिवर्स कर रहे होंगे? क्योंकि आप वो शख्स हैं जो कह रहे हैं कि टैक्स वाला इस पे मुझे पता था। देखो दो बातें हैं, या तो आगे जाके ये टैक्स वाला टैक्स कर लेगा ऑन डिस्पोजल, या तो ओवर द पीरियड जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ रहा होगा मेरा तो वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, उस पर टैक्स कर लेगा। तो बातें दोनों में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यूज़ होनी है। पर अगेन आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी क्यों थी? इसीलिए कि आगे जाके अगर वो इस पर टैक्स करेगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉट अलाउइंग डेप्रिसिएशन, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिस्पोजल, तो अगर मैं बेच देता तो वो 1,20,000 का टैक्स लगा देता ना। और वो 1,20,000 का टैक्स क्यों लगाता? क्योंकि बोलता अब मैं गेन मार रहा हूँ, जबकि मेरे तो गेन पहले से ही है। तो इसीलिए आज जब वो ऐड करेगा तो किस वजह से कर रहा है? क्योंकि वो मेरे रीवैल्यूएशन के सरप्लस को नहीं मान रहा, तो उसके ऊपर आने वाले डेप्रिसिएशन को भी नहीं मान रहा, तो बचत देने के बजाय मुझे टैक्स कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ उस 1,20,000 रुपये में से एक पोर्शन टैक्स हो गया है? क्या मैं कह सकता हूँ मेरे बच्चों कि उस 1,20,000 रुपये में से एक पोर्शन टैक्स हो गया है और वही उस पर टैक्सेशन आ रही है? तो करंट टैक्स आ गया तो मैंने कहा भाई इस पर टैक्स तो बनता नहीं है, मैं तो सेविंग क्लेम करूंगा। आप अपने वो तो अपने हिसाब से लेके चल रहा है ना। यानी देखो बात को समझो, वो सामने वाला बंदा जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं वो इसको बेचने पे टैक्स नहीं करता। बेच देते तो पूरे 1,20,000 टैक्स हो जाता, अब उसमें से एक चंक टैक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सेविंग क्लेम करने की कोशिश की, उसमें से उसने मतलब 30,000 में नहीं मानना, जाओ यहाँ से निकलो। तो इसीलिए तो आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की थी, क्योंकि जो भी 1,20,000 रुपये का टैक्स था आप डे 1 पे OCI में रिकॉर्ड कर चुके हो। नाउ अगर वो करंट टैक्स चार्ज कर रहा है ड्यू टू बाय द वे कि वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है टैक्स लगा, आपको डिडक्शन अलाउ नहीं कर रहा, तो वो टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रहा है। लायबिलिटी रखी हुई इसलिए थी कि रिवर्स करके इनकम बुक करूंगा। लॉजिकली क्लियर हो? तो खैर अब हमने किया ये कि इसके लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और डेफर्ड टैक्स इनकम क्रेडिट। अच्छा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कह लो या डेफर्ड टैक्स एसेट कह लो, बात एक ही है। तो हमने कहा अभी मैं सिर्फ पंचायत जो करूंगा वो 30,000 रुपये की। बात क्लियर है? तो मेरी जान मेरे बच्चों सुकून से रहना है। क्या हुआ? 1,20,000 का गेन आया लास्ट ईयर OCI में, उस पर टैक्स पूरा बुक कर लिया, दस्ती खत्म हो गई कहानी, आफ्टर टैक्स हो गया। अगले साल दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एसेट बिक जाए या तो वो यूज़ हो जाए। यूज़ हो जाएगा तो टेक्निकली वो 1,20,000 का जो तुम्हारा सरप्लस था उस पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा कितने का? 30 का। 1,20,000 का था ना, आपके सामने है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको वापस से करके दिखाऊँ, 1,20,000 रुपये का टेक्निकली गेन है आपका। इसमें से कितना पोर्शन वो टैक्स कर रहा है? अच्छा ये जो टैक्सेशन वो कर रहा है बंदा, वो टैक्स वाला, वो बाय वे ऑफ डिस्पोजल नहीं कर रहा, बाय वे ऑफ नॉट अलाउइंग डेप्रिसिएशन कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ उस गेन में से 30,000 रुपये टैक्स हो गए बाय वे ऑफ नॉट अलाउइंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अप टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000। तो लायबिलिटी बुक ही इसलिए की थी मेरे बच्चों कि लायबिलिटी को रिवर्स करके इनकम बुक करूँगा, प्रॉक्सी लायबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर तो टैक्स OCI में बुक होना था, क्योंकि गेन भी कहाँ बुक हुआ था? OCI में। PNL का हिट आनी नहीं चाहिए, बट ड्यू टू द फैक्ट कि करंट टैक्स बढ़ जाएगा तो उसको नलिफाई करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक होगी। शॉर्टकट भी यही है, 30 ऐड किया, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा, टैक्स भी ज़्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो यहाँ से अकाउंटिंग टैक्स पे पहुँचने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू चार्ज डेफर्ड टैक्स इनकम। तो आई होप आपको ट्रांजैक्शन समझ आ गई। यानी डेप्रिसिएशन बुक किया, इस ट्रांजैक्शन पे सोचो कि यहाँ तक क्या हो गया कि हाँ यार मैंने जब टैक्स PNL दिया होगा तो PNL के अंदर 1,30,000, फिर रिपीट कर रहा हूँ, PNL के अंदर 1,30,000 माइनस हुआ होगा, टैक्स बोलेगा बेटा शाबाश 30 ऐड करो, तो 30 टेक्निकली वो टैक्स कर रहा है, पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया आपको ऑल टुगेदर। बात क्लियर है? तो अगर मैं अभी यहाँ पे आपको एक अकाउंट बना के दूँ जस्ट टू प्रूव यू, सही है जी। मैंने कहा कि सर मैं 2021 का अकाउंट बना रहा हूँ और ये भी मैं 2021 का अकाउंट बना रहा हूँ। ओपनिंग सरप्लस मेरे बच्चों मेरे पास कितना था? आपने कहा ओपनिंग सरप्लस सर 84,000 था। सर वो तो 1,20,000 था ना बेटा, ये नेट ऑफ टैक्स है, ये नेट ऑफ टैक्स है, इक्विटी हमेशा नेट ऑफ टैक्स आएगी। अच्छा अब मैंने कहा मेरे पास सरप्लस कितना था मेरी जान? मेरे पास सरप्लस कितना था सर? मेरे पास ये जो डेफर्ड टैक्स है वो ये था, ये 36,000 रुपये का। अब मुझे बताएं क्या मैंने इस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की? यस सर। कितने की?
सर अभी इनकम क्यों बुक की? भाई क्योंकि हिट क्या हुआ पीएनएल। मैंने देखो सबसे पहले क्या लिखा था, अगर गेन या लॉस पीएनएल को हिट करेगा तो डेफर्ड टैक्सेशन भी है, टैक्सेशन भी कहाँ से होगी? पीएनएल से। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि 30,000 रुपये ऐड बैक करवा के, क्योंकि पीएनएल में चार्ज हुआ था ना डेप्रिसिएशन, तो 30,000 रुपये टैक्स वाले ने ऐड बैक करवा के करंट टैक्स ज़्यादा ले लिया। अब उस करंट टैक्स को नलीफाई करने के लिए मैंने लायबिलिटी को रिवर्स करने के लिए क्या बुक की? डेफर्ड टैक्स इनकम। मुंह से निकलना ही इनकम चाहिए क्योंकि पीएनएल हिट हुआ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस हरकत के बाद कि इसको ऑल टुगेदर यूं कहूं कि 1,20,000 रुपये में से 30,000 रुपये टैक्स हो गया। अब मैं ग्रॉस मूवमेंट बताता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ग्रॉस गेन कितना था, यानी ग्रॉस सरप्लस 1,20,000, सही है जी। इसमें से टैक्स कितना हो गया बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन 30,000, सही है जी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि बाय वे ऑफ नॉट अलाउइंग डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये टैक्स हो गया, तो उसके ऊपर जो मैंने लायबिलिटी रखी हुई थी उसको भी रिवर्स कर दो इन ऑर्डर टू नलिफाई द इम्पैक्ट, क्योंकि पीएनएल में इम्पैक्ट जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि गेन ओसीआई का था, डे 1 पे बुक हो चुका है डेफर्ड टैक्स। अब वो लायबिलिटी मेरे बच्चों रखी हुई इसलिए है कि जब इसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशंस आएंगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिस्पोजल, आइदर इन द फॉर्म ऑफ नॉट अलाउइंग डेप्रिसिएशन, में रिवर्स करता रहूँगा। तो मेरे पास टेक्निकली गेन कितने का बच गया? ग्रॉस गेन, दिस इज ग्रॉस लेफ्ट ओवर गेन कितने का है? 90,000 रुपये का। अच्छा, अब मैंने कहा सर मुझे यहाँ से एक और चीज़ भी आपने सिखाई थी, आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी ट्रांसफ़र करना होता है। तो हमने कहा उसकी एंट्री बनती है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। सर रिटेन अर्निंग में हर चीज़ आफ्टर टैक्स जाती है, यस। तो आप ये देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने किया ये कि इसको डिवाइड कर दिया किससे? 4 से। तो मैंने कहा ये जा रहा है ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग, और मैंने यहाँ पे किया ऐसे ही, ये 84,000 डिवाइडेड बाय 4। सर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन तो 30 का था ना बच्चों, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 30 का तो था, पर ये जो मेरा सरप्लस का गेन था उसमें से टेक्निकली मैं ये कह रहा हूँ मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितने रखे हुए थे, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स। तो आपने यही तो कहा कि 9,000 रुपये का टैक्स का इम्पैक्ट है। अब ये गेन मेरा रियलाइज़ हो गया, इस गेन को मैं कहाँ ले गया? सर रिटेन अर्निंग के अंदर। बात क्लियर है? क्योंकि ये मैंने टेक्निकली एसेट यूज़ कर लिया। अब कंक्लूजन कि भाई रिटेन अर्निंग में जब आप रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के फेंकेंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो वो बिफोर टैक्स होगा या आफ्टर टैक्स? आफ्टर टैक्स, क्योंकि क्रिएट भी कैसे हुआ था? आफ्टर टैक्स। तो हमने क्या किया, 21,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए कहाँ पे? रिटेन अर्निंग के अंदर। अच्छा, अब अगर मैं साइड में आपके लिए बैलेंस निकालूं तो क्या आप कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बाद आपके पास आफ्टर टैक्स 63,000 बच रहा है? ये ग्रॉस लेफ्ट ओवर गेन कितना है? 90। क्या मुझे ये बात पता है कि अभी इस 90 पे मुझे टैक्स देना है? अभी इस 90,000 के ऊपर मुझे टैक्स देना है। कितने का देना है सर? 30% का। तो मुझे बताओ क्या 36 में से 9 निकाल दूं? कितना बच गया? 27 बच गया। यानी देखें सर, समझने की बात यह है, मैं ऑल टुगेदर ये कह रहा था कि एक गेन मेरे बच्चों में ऑलरेडी ओसीआई में बुक करके बैठा हुआ हूँ पूरा 1,20 का, और 1,20 में से टैक्स निकाल के वो भी बुक करके बैठा हुआ हूँ। अब मुझे ये वेट करना है कि या तो मैं एसेट बेचूँ या तो वो यूज़ होता रहे। एसेट बेचूंगा, टैक्स वाला पूरा गेन ऐड करवा के टैक्स मांग लेगा, टैक्स वाला टैक्स मांगेगा, गेन नहीं, वो खाली गेन ऐड करवाएगा, बोलेगा इस पर टैक्स दे दो। इनकम तो मेरी ऑलरेडी ओसीआई में रिकॉर्डेड है। तो जब वो करंट टैक्स की इंप्लीकेशन आएगी, मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवर्स करके पूरी इनकम बुक कर लूँगा इन केस ऑफ डिस्पोजल। पर इफ़ इट इज़ नॉट अ डिस्पोजल, इफ़ इट इज़ अ यूजेज, तो मैंने कहा 30,000 रुपये का जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन था, वो 30 का गेन तो था मेरे पास, पर उसमें से कितना सब्जेक्ट टू टैक्स हो गया? 30,000 रुपये का पोर्शन, उस पर टैक्स दे भी दिया मैंने। तो जो उस पर टैक्स दे दिया और मैंने यूज़ भी कर लिया, तो उतना पोर्शन निकाल के रिटेन अर्निंग में फेंक दिया। पहले FAR 1 वाले में और उसमें फ़र्क ये है कि आपने जो ट्रांसफ़र किया है वो आफ्टर टैक्स किया है, क्योंकि उसकी टैक्सेशन अलग हो रही है ना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो सिर्फ प्रॉक्सी लायबिलिटी रखी हुई है,
जब जब टैक्स वाला इस पर टैक्स मांगेगा वो रिवर्स करके इनकम को सेट ऑफ करूंगा, क्योंकि ओसीआई की चीज़ ओसीआई से बुक हो चुकी है, पीएनएल का हिट आना ही नहीं चाहिए। तो फिर रही बात कि भाई वो जो 30,000 रुपये का ग्रॉस गेन था उस पर 9,000 रुपये तो टैक्स था, तो बाकी नेट इनकम कितनी थी 21, वो 21 ले गया मैं कहाँ पे, रिटेन अर्निंग के अंदर। बात क्लियर है? तो सर ये तो बात हो गई यहाँ तक की, सही है। हमने कहा ग्रॉस लेफ्ट ओवर गेन आफ्टर ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग, बट दिस इज ग्रॉस, आई मीन इट, दिस इज ग्रॉस। सही जी, सुकून से समझिएगा। अब हमने कहा कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट कितनी है आपकी, से कैरिंग अमाउंट ऐसे निकलेगी कि आपने कहा 5/20 में से 1/30 माइनस कर लें, 5/20 में से 1/30 माइनस करें तो आपने कहा 5,20,000 रुपये में से 1/30 माइनस कर लें, ये आ गई कैरिंग अमाउंट। अच्छा, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट दी फेयर वैल्यू। अच्छा जी, अब अगर मैं बच्चों फेयर वैल्यू की बात करूं तो मेरी फेयर वैल्यू सवाल में दी हुई है दूसरे साल के आखिर की 3/30। सही है जी, बहुत सुकून से देखिएगा बच्चों, मैंने कहा कि मेरे दूसरे साल के आखिर की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3/30। सर क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी कैरिंग अमाउंट से नीचे है? क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरी कैरिंग अमाउंट से नीचे है? प्लीज़ सुनना, क्या मैं कह सकता हूँ मेरी कैरिंग अमाउंट से नीचे है? यस सर। अच्छा, ये ग्रॉस पे बात होती है। अब मैं देखता हूँ कि मेरी HCA कितनी रही होती, वो अमाउंट जो इस एसेट की होती अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू ना हुआ होता, तो हम कह रहे हैं कि भाई वो अमाउंट होती 5 लाख से शुरू होती, डिवाइड होती 5 से, मल्टीप्लाई होती 3 से। तो मैंने कहा 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 3 लाख रुपये होती। यानी सर अब समझने की बात यह है कि HCA से नीचे होती और अभी भी फेयर वैल्यू इससे ऊपर है। यानी सर अगर मैं ग्रॉस की बात करूं जैसे FAR 1 में करते थे हम, क्योंकि तो आफ्टर टैक्स है ना, आपको तो ऐसे देखना है, क्या मैं कह सकता हूं मैं PNL में कब जाऊंगा, जब मैं HCA से नीचे आ जाऊं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाऊंगा बच्चों, जब मैं HCA से नीचे आ जाऊं। क्या मैं HCA से नीचे हूं, ऊपर हूं? सर अभी भी ऊपर हूं, पर अगेन देखिएगा मुझे 390 से 330 पे आना है। मैं लॉस कितने का बुक करूं, 60 का। आपके पास क्या इतना सरप्लस मौजूद है? यस, पर ये ग्रॉस सरप्लस है, क्योंकि मैं ग्रॉस मूवमेंट टैली करूंगा, फिर उसको आफ्टर टैक्स कर दूंगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास टेक्निकली इतना सरप्लस मौजूद है, तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए मैंने एक लॉस बुक करना है, कितने का, 60 का, और ये डायरेक्टली टू OCI या सरप्लस बुक करना है। मैंने कहा सर डायरेक्टली टू OCI या सरप्लस का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक एंट्री बनाऊंगा, ये आ गई एंट्री। आपने कहा सर मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट किया और प्लांट को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 60,000 रुपये से। अब मेरी बात को रुक के समझना है, यहाँ पे रुक के समझना। क्या आप ये बात मानते हैं कि आपका इतना भी लॉस नहीं हुआ कि आप PNL में चले जाएं? आपका इतना भी लॉस नहीं हुआ कि आप कहाँ चले जाएं, PNL में। क्यों? क्योंकि PNL में तब जाएंगे जब आप HCA से नीचे आ जाएं या आपका सरप्लस खत्म हो जाए। हम तो सरप्लस का बैलेंस निकालते हैं ना। आपके पास मेरे बच्चों सरप्लस का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? सर सरप्लस का बैलेंस पड़ा हुआ है ये 84 माइनस दिस, पर दिस इज नेट ऑफ टैक्स। अगर मैं इसको ग्रॉसअप कर लूँ ना 30% से, 30 कह रहा हूँ 70% से, तो 90,000 आ गया। तो 90,000 मेरे पास ग्रॉस सरप्लस है। ग्रॉस की बात करो पहले, फिर आफ्टर टैक्स कर लेना ताकि आसानी हो जाए। मैंने कहा 90,000 रुपये का ग्रॉस सरप्लस है जिसके ऊपर मुझे 30% का टैक्स देना है। सही जी। तो देखो अभी ये यहाँ पे 27 ही पड़ा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना पड़ा हुआ है, 27। यानी मैं कह रहा हूँ आज तक मैं 90 कमा के बैठा हूँ, उससे कमाए तो एक 20 से भाई 30,000 रुपये कमा लिए ना, चलेगा, रियलाइज होगा यूजेज के नाम पे। तो 90,000 रुपये का गेन है, 27 का टैक्स पड़ा हुआ है। यहाँ तक क्लैरिटी है ना, ये अभी बेसिक बात हुई। अब मैंने क्या गेन 90 का आई है, 60,000 रुपये से कमी आ गई सर, 60,000 रुपये से ग्रॉस कमी आ गई, ये रही। अब मैंने आपसे ये कहा कि जब ये कमी आ गई तो जब ये गेन नहीं रहा तो इस पर टैक्स भी नहीं रहेगा ना, उसको भी रिवर्स करो। पर अगेन ये लॉस कहाँ पे बुक हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का लॉस कहाँ बुक हुआ है, OCI में। इसका टैक्स भी कहाँ बुक होगा, OCI में। तो मैं क्या करूँगा पता है आपको, इधर देखिएगा, मैंने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट किया और OCI या सरप्लस को क्रेडिट किया। इसका कितना परसेंट, 30%। अच्छा बेसिकली बच्चों मैंने पता है किया क्या है,
ये जो ग्रॉस मूवमेंट है ना, ये नेट ही हो गया ना, यानी सरप्लस पूरा ये यहाँ से, यानी मैंने टेक्निकली रिवर्सल नेट ऑफ टैक्स किया, क्योंकि क्रिएट भी नेट ऑफ टैक्स किया था, रिवर्सल भी नेट ऑफ टैक्स, बट ये इसलिए ताकि आप ये इम्पैक्ट देख सके कहीं पीएनएल में तो नहीं जा रहा। तो ग्रॉस बेसिस पे मैच करें उसको, फिर आफ्टर टैक्स कर दीजिएगा। यानी मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई मेरे रीवैल्यूएशन लॉस, मेरा जो लॉस है इस साल का, अच्छा पर रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में नहीं जा रहा, सरप्लस से ही नेट हो रहा है, क्योंकि सरप्लस मेरे पास 90,000 रुपये का ग्रॉस मौजूद है। और टैक्स तो मैं बाद में लगाता हूँ ना उसके ऊपर अकाउंटिंग के लिए, पर ग्रॉस बेसिस पे बात करूँ तो 90,000 रुपये का ग्रॉस मौजूद है मेरे पास। बात क्लियर है? तो मैंने कहा कि सर 90,000 में से 60,000 रुपये जब गेन ही नहीं रहा तो मैं उसके ऊपर टैक्स क्यों रखूँ, क्योंकि जब गेन कमाया टैक्स लगा दिया, गेन खत्म हो गया टैक्स भी रिवर्स कर दिया, क्योंकि इस वाले को तो टैक्स वाला छू ही नहीं रहा, क्योंकि तो उसे ये पीएनएल में आ ही नहीं था। बात क्लियर है? तो हमने क्या किया पता है, यहाँ पर हमने ये किया कि पहले रीवैल्यूएशन प्लान की वजह से सरप्लस का रिवर्सल हुआ, कितने से, 60,000 रुपये से। फिर मुझे याद आया यार सरप्लस का रिवर्सल तो हुआ है, पर इसका टैक्स भी तो बुक करो, टैक्स भी तो रिवर्स करो। तो मैंने कहा भाई टैक्स रिवर्स करने के लिए मैंने ओसीआई को यूज़ किया, सरप्लस को यूज़ किया। मैंने कहा जब जाहिर सी बात है मेरा जो लॉस है ओसीआई में गया है, तो जो मेरा टैक्स रिवर्स है वो भी कहाँ से होगा, ओसीआई से। तो जो ओसीआई से रिवर्स होगा उसके लिए एंट्री क्या बनाई, देखो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और ओसीआई क्रेडिट। मैंने कहा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट, और मेरा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की जगह पे ये आ गया ओसीआई। तो अच्छा अगर मैं आपको कहूँ कि दिस प्लस दिस माइनस दिस, आपके पास क्लोजिंग कितना आ गया, 21,000 रुपये। क्या आप इस बात को समझते हैं कि ये 21,000 रुपये, चलो 21 भी बाद में आता हूँ, अब मुझे बताओ आपके पास सरप्लस कितना रह गया ग्रॉस, इसमें से ये माइनस करो। मैंने कहा ग्रॉस सरप्लस लेफ्ट ओवर, जो हम नॉर्मली करते हैं, पर मुझे बताओ अगर ग्रॉस सरप्लस आपके पास 30 का रह गया है तो आपके पास ये 30 का गेन आपकी पीएनएल में या आपके रिटेनिंग में नहीं जाएगा, या आफ्टर टैक्स जाएगा। इसी अमाउंट के ऊपर आप लोगों के पास साल के आखिर में एक अमाउंट टैक्स का होना चाहिए। तो मैं जब गया ये सवाल के अंदर और मैं यहाँ पे 36 में से ये हटा दूं, अच्छा ये क्यों हटाया था, क्योंकि पीएनएल में टैक्सेशन हो चुकी थी, देखो पीएनएल से रिवर्स किया। ये क्यों हटाया, जो सर दूसरी 18,000 की अमाउंट है, सर ये 18,000 रुपये मेरे बच्चों इसलिए हटाया क्योंकि मेरे पास जो सरप्लस था वो सरप्लस ही नहीं रहा, मैं उसको ऑल टुगेदर हटा दिया, तो उसके ऊपर जो टैक्स क्रिएट हुआ था वो भी हटा दिया, पर वो टैक्स भी कहाँ से रिवर्स किया मेरे बच्चों, ओसीआई से। तो मैंने कहा देखो आखिर में कितना बच गया, 9,000। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास अब ग्रॉस गेन कितने का बचा हुआ है, 30 का। मैं कह रहा हूँ कि भाई 30,000 रुपये मेरी अभी एडिशनल कमाई बची हुई है, वो 30,000 रुपये की कमाई जो मेरी एडिशनल बची हुई है मेरे पास, वो मैं अपनी इक्विटी में नहीं लेके जा सकता, उस पर टैक्स भी देना है। अब आगे वही कहानी है, आगे या तो टैक्स दूंगा इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो मुझे अलाउ नहीं होगा वो एड बैक करके टैक्स ले लेगा, या तो मैं इसको बेच दूंगा। बात क्लियर? क्योंकि चलो अज्यूम करो अगले दिन बेचता भी हूँ तो टैक्स वाले की नज़र में 30 का गेन आ जाएगा, वो 30,000 रुपये टैक्स कर लेगा, पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा अगर मैं नहीं बेचता तो वो जो मेरा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगा वो उसको अलाउ ना करके उस पर टैक्स ले लेगा, तो उतना पोर्शन भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो कहानी वही चलती रहेगी। बात क्लियर? तो सर उसूल क्या है, एक एंट्री बनाई टैक्स देखो, दूसरी एंट्री बनाई टैक्स देखो। बात क्लियर है? तो सर हमने यहाँ पे ये चीज़ सीख ली। अब आप देखिए ना यहाँ पे अगर मैं इसको 60,000 रुपये माइनस करूँ, सही जी, आपने कहा रीवैल्यूएशन सरप्लस का रिवर्सल, तो आपने कहा जब इसमें रिवर्स किया आपने तो आपके पास ये कितना बच गया, 30। पर सर आपके सरप्लस के अंदर 30 तो नहीं आ रहा, आपको तो 21 आ रहा भाई, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स है। ये रहा इसका पड़ा हुआ 9,000 रुपये का टैक्स। बात क्लियर है? तो सर दिस वाज ऑल अबाउट डेफर्ड टैक्स विद रीवैल्यूएशन। इसकी एक और इलस्ट्रेशन कराता हूँ, पहले इसको कॉपी करें, एब्जॉर्ब करें। जज़ाकल्लाह।